जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मैंने माखन खायो तो एक भावार्थ को समझा। आज इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर और गतिविधि को हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय के अनुसार मिलती रहे। पहला प्रश्न मेरी समझ से इसमें का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। तो पहला, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिए। जब श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने माखन खाते हुए पकड़ लिया तो श्री कृष्ण ने अपने बचाव में क्या तर्क दिए, उनमें से देखते हैं कौन सा सटीक है। पहला, मुझे तुम पराया समझती हो, ये बोला। दूसरा, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, ये बोला। मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए। और मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं, सबसे सटीक उत्तर इसका फोर्थ है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं, तो उत्तर इसका ये होगा। अगला देखो, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कह रहे थे। पहला, गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुबन में भटक रहे थे और मित्रों के संग खेल रहे थे। तो इसमें सबसे सटीक है कि श्री कृष्ण माँ के आने से पहले माखन खा रहे थे, उत्तर ये होगा, जिसके सामने आपको स्टार बनाना है। अगला प्रश्न देखो, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। किसमें आपको ये बताना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। इसलिए पहला ये उत्तर ये चुना, जब यशोदा माता ने श्री कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ लिया तो वो श्री कृष्ण जी अपने बचाव में तर्क देने लगे कि मैं तो छोटा हूँ, मैं छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ छीके तक, छीका मतलब जिसमें माखन रखा जाता है, हांडी को छीके पर टांग दिया जाता है, उसमें माखन रखते हैं बिल्ली कुत्ते आदि से बचाने के लिए। तो उनके वो और काफ़ी ऊंचाई पर टंगा था, तो इसलिए श्री कृष्ण ने तर्क दिया कि मेरे हाथ तो छीके तक जा ही नहीं सकते, तो मैं तो छोटा बालक हूँ। ठीक है। दूसरे का कि माखन खा रहे थे, इसलिए जब श्री कृष्ण के माँ के आने से पहले क्या करते, माखन खा रहे थे। माँ मतलब यशोदा माँ ने उन्हें माखन खाते हुए पकड़ा था। ठीक है, इसके लिए उत्तर ये होगा। अगला देखो, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए। मतलब समूह अपना आपस में दोस्तों में चर्चा करनी है और इनके सही अर्थ तथा संदर्भ से मिलाइए और इनका मिलान करना है। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। देखते हैं कौन सा है ये शब्दार्थ है। ठीक है बच्चों, पहला देखते हैं। पहला, यशोदा। जो जसोदा है वो कौन थी, जसोदा मतलब इसका ये होगा फोर, यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। ठीक है, इसका ये होगा पहर मतलब समय मापने, इसका दूसरे का पहला होगा समय मापने की एक इकाई, 3 घंटों का एक पहर होता है, यानी कि एक दिन में 8 पहर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके उत्तर ये होगा लकुटी कमरिया को देखो, इसका क्या होगा, इसका बच्चों होगा तीसरे का 8वां। लाठी और छोटा कमली मान्यता है कि श्री कृष्ण जी लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। लकुटी मतलब लाठी और कमरिया मतलब कंबल। ठीक है बच्चों, अगर देखो बंशीवट का बताना है आपको, क्या होगा देखो, ये एक इसका होगा बच्चों दूसरा। एक वट वृक्ष, मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी की ध्वनि से गायों को पुकार कर इन्हें एकत्रित करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। यहाँ इनके आसपास गाय चराना जाया करते थे श्री कृष्ण जी, बंशीवट। ठीक है, अगला देखो मधुबन क्या होगा बच्चों,
इसका उत्तर बच्चों होगा 7वां, मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन, जिसे मधुबन कहते थे, जहाँ पर श्री कृष्ण जी गाय चराने जाया करते थे। छीको का होगा तीसरा, गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजें जैसे दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि से न पा सके, मतलब उनसे दूर बचाया जा सके। ठीक है। माता मतलब जन्म देने वाली, इसका 5 होगा 7वें का, उत्पन्न करने वाली यानी जननी या माँ। और ग्वाल बाल यानी कि गाय पालने वालों के बच्चे, जिन्हें ग्वाल बाल कहते थे। ठीक है। वो भी श्री कृष्ण के साथ गाय चराने जाया करते थे, या श्री कृष्ण के संगी साथी। ठीक बच्चों, आगे देखो, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए, मतलब शेयर करने, और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहे पटाए, यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं जब माँ श्री कृष्ण मतलब यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ा चोरी से। ठीक है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण अपने बचाव में तर्क देते हैं कि जैसे ही सुबह होती है आप मुझे गयन को चराने मधुबन में भेज देते हो। ठीक है। तो मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ। अगला देखो, सूरदास तब विषय ही जसोदा ले उर कंठ लगायो। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण अपने बचाव में तर्क देते हैं कि मेरे तो छोटे हाथ हैं, मैं छीके पर कैसे पहुँच सकते हैं, मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ, इन बाल जो हैं ये तो मेरे सब बैरी हैं, मुझसे द्वेष रखते हैं, तो मेरे ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे मुंह पर ये माखन लगा दिया है। अब मैया आपके मन में तो संदेह हो गया है हृदय में कि आप मुझे पराया समझने लगे हो, पराया समझते हो, इस वजह से मुझ पर शक कर रहे हो। तो यशोदा मैया श्री कृष्ण के ऐसे तर्क सुनकर मुस्कुराती है और हंसती है। ठीक है। और प्यार से उसको गले लगा देती है। ठीक है। आगे देखो, सोच विचार के लिए इसमें आएगा आपको सोच विचार के लिए में पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है, तो आपको बताना है कि श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बोला, तर्क दिए जब श्री कृष्ण की माता जी ने, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ा। पहला तो तर्क ये दिया, मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैया मैंने माखन नहीं खाया। ठीक है बच्चों। दूसरा तर्क था, सुबह होते ही गाय चराने चला जाता हूँ, तो मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, सुबह से शाम तक मैं वन में ही रहता हूँ, गाय चराते रहता हूँ। ठीक है। मैं तो बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ कैसे छीके पर पहुँच सकते हैं। ठीक है। और चौथा तर्क ये था कि ग्वाल बाल मेरे बैरी मतलब शत्रु हैं, इन्होंने मेरे मुंह पर जबरदस्ती से माखन लगा दिया है। चौथा था, मैया तुम तो बहुत भोली हो जो इनकी बातों में आ गई और मुझ पर शक करने लगी, तुमने इनकी बातों का यकीन कर लिया। पांचवा तर्क ये था कि मुझे लगता है कि आपके मन में संदेह उत्पन्न हो गया है, मतलब संदेह हो गया है कि आप मुझे अब पराया समझने लगे हो। लो ये पकड़ो अपनी लाठी और कंबल। ठीक है। इस तरह से ये सब बताया। ठीक है श्री कृष्ण जी ने। आगे देखो, खा यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया, तो इसका उत्तर ये होगा कि यशोदा माता श्री कृष्ण को हंसते हुए गले इसलिए लगा लेती है कि श्री कृष्ण के बालकपन की वजह से। पहला बालकपन, क्योंकि श्री कृष्ण का तो बचपन नटखट बचपन रहा है, तो वो नहीं पता नहीं था वो क्या बोल रहे हैं कैसे। ठीक है। तो दूसरा श्री कृष्ण की मासूमियत, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया तो वो मासूम बनकर कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। चौथा था
उनका भोलेपन की वजह से श्री कृष्ण जी इतने भोले थे कि वो नहीं समझ रहे थे कि माता जी ने उनको माखन खाते हुए पकड़ लिया है, तो वो कुछ भी बोल रहे, उन्हें सब पता है, ठीक है, फिर भी वो उल्टे सीधे तर्क देने लगते हैं, ठीक है। तो उनका ये भोलापन है। आगे देखो बच्चों, कविता की रचना। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पटायो, चार पैर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो पहले इसका अर्थ समझो। इस पंक्ति में बताया गया है कि सुबह होते ही या मैं गायन को ले जाता हूँ चराने के लिए और मधुबन वन में चला जाता हूँ और चार पैर वहीं पर रहता हूँ और बंशीवट के आसपास ही भटकता रहता हूँ, सांझ होने पर ही घर पर वापस आता हूँ। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पटायो आयो, पटायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है, यानी अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी कविता है जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, तुकबंदी की एक कविता बहुत प्रसिद्ध है ये। सियासन ही लूटे राजवंशों ने भ्रुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से तुकबंदी कविताएं लिखी जाती हैं जो पढ़ने में सुनने में अच्छी होती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों का इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, तो कवि का क्या नाम है? सूरदास। पहली विशेषता यह है कि सूरदास की एक प्रसिद्ध दोहा है, ठीक है। दूसरा, सरल भाषा का प्रयोग। इनकी विशेषताएं कि सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। सरल भाषा मतलब कि ब्रज भाषा, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, तुकबंदी की गई है, ठीक है। ठीक बच्चों, और ये इसमें पुत्र और माता के बीच स्नेह प्यार के संबंध को दर्शाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 5 हो जाएगा, श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। तो ये 4-5 विशेषताएं कहानी की, और आप अपने समूह में साझा करके और विशेषताएं लिख सकते हो। देखो, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जो भी विशेषताएं आपने बनाओगे, लिखोगे, या जो भी आपके मन में आएंगी इसके ऊपर कविताएं, मतलब दोहे के ऊपर जो भी विशेषताएं आपके समझ में आएगी, तो अपने दोस्तों के साथ आपको उनको साझा करना, मतलब शेयर करना, ठीक है। आगे देखो, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, श्री कृष्ण अपनी गलती छुपाने के लिए तर्क दे रहे हैं। क्या छुपाया? उन्होंने चोरी से माखन खाया था, ठीक है बच्चों। तो अब यह अपनी गलती छुपाने के लिए वो तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, जिससे यशोदा माता उनको डांटे नहीं, ठीक है। इसका उत्तर ये होगा। देखो, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर होगा कि श्री कृष्ण के भोलेपन से प्रभावित होकर उसे प्रेम से उन्होंने अपने गले लगा लिया। जो माता को गुस्सा आ रहा था, जो तरह तरह के तर्क देते श्री कृष्ण अपने बचाव में, तो वो सारा जैसे ही गले लगाया तो वो सारा का सारा क्रोध छूमंतर हो गया, ठीक है। इसका उत्तर ये होगा। अगर देखो शब्दों के रूप में, नीचे
शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों साथियों की सहायता ले सकते हैं। इसमें बोर भयो गयन के पाछे, पाछे मतलब पीछे, ठीक है। तो इसमें इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप से लिखते हैं, बोलते हैं। तो नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उसी प्रकार लिखने हैं। जैसे आपके घर में बोला जाता है, इनको आसपास बोला जाता है, तो आपको वही लिखने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे परे मतलब होने पर, या गाँव में ऐसे भी कह रहे हैं परे हो जा, उधर को हो जा, ठीक है, इस तरह से भी बोल देते हैं। आप इसे भी लिख सकते हो। छोटो मतलब छोटा, ठीक है। विधि मतलब एक प्रकार बोल सकते हैं, या ढंग बोल सकते हैं, या तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। आप जो आपके पास बोला जाता है तो आप उसे लिखें। भोरी मतलब भोली, कछु मतलब कुछ, ठीक है बच्चा। ले मतलब ले लेना, ठीक है, ले लेना, ओके, ये ले ले चीज, इस तरह से बोल देते हैं। नहीं मतलब नहीं, तो इनके ये होगा बच्चों। आगे देखो, खा। पद में से कुछ शब्द सुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान करना है। तो यहाँ पर बच्चों मिलान करना है। अब यहाँ पर मिलान करते हैं। पहला शब्द है उपजी, ठीक है बच्चों। तो पहला शब्द इसका क्या होगा, उपजी का उपजना। इसका दूसरा होगा उपजना है उत्पन्न होना, ठीक है। दूसरा है जाननी, जानने का होगा जान कर या समझ कर, इसका तीसरा होगा। फिर जायो, जाया का होगा बच्चा जन्मा, तीसरे का 8वां। फिर जिया होगा मन, चौथे का 7वां। पटायो का होगा इसका होगा 11वां, भेज दिया। फिर छठे का पतियायो, पतियायो का होगा चौथा, विश्वास किया है, सच मान लेना, ठीक है। भयन, भयन मतलब हाथ या भा भुजा, इसका 5वां होगा, ठीक है। विधि होगा प्रकार या भांति या रीति, ठीक है, इसका 6वां होगा। भैंसी होगा, भैंसी इसका होगा पहला। मुस्काई या हंसी, तो माता यशोदा हंसती है, से गले लगा लेते हैं सेक्शन को, ठीक है, वहां पर दिया हुआ है। भटकिया होगा इधर उधर घूमना है, भटकना। 10वें का 10वां। लपटायो, इसका होगा 9वां। मलाया लगाया पोता, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप मिलान करेंगे। अगला देखो प्रश्न, वर्ण परिवर्तन। तुम माता मन की अति भोरी, भोरी मतलब भोली, ठीक है। भोरी का अर्थ यहाँ पर भोली है। यहाँ ला और रा वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्द में भी ला या रा है और रा में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो बेटा इसमें कुछ पद में कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द है बालक, तो हम का की जगह मतलब ला की जगह रा का प्रयोग करते हैं कभी कभी, जैसे बारक, ठीक है। तो दूसरा था यहाँ पर भैयन, भैयन को हम लिख सकते हैं भरियन, ठीक है। और एक शब्द है लपटायो,
लपटायो को हम लिख सकते हैं ला की जगह रा, रपटायो। तो इसमें आप इन शब्दों को अपने किताब में लिख सकते हो। ये शब्द है ना ला और रा के परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, पंक्ति से पंक्ति, नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके भावार्थ दिए गए हैं। भावार्थ मतलब उनके अर्थ। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए, उनका मिलान करना है। देखो ये यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, भोर भयो गेयन के पाछे मधुबन मोहे पटायो, की सुबह होते ही मैं गायों को लेके चला जाता हूँ मधुबन वन में। ठीक है, इसका कहाँ पर होगा, सुबह होते, इसका पहले का फोर्थ, सुबह होते गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया जाता है। ठीक है, दूसरे को, चार पैर बंसीवट भटकियो सांझ परे घर आयो, चार पैर में बंसीवन में भटकता रहता हूँ और शाम होने पर ही मैं आता हूँ। ठीक है, इसका होगा दूसरे का पांचवा, कि चार पैर बंसीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर, सांझ मतलब शाम होने पर ही मैं घर पर वापस आता हूँ। आगे देखो तीसरा, मैं बालक बहन को छोटो चीको के विधि पायो। ठीक है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे हाथ कैसे छीके तक पहुँच सकते हैं। तो तीसरे का होगा पहला, मैं बालक छोटा हूँ, मेरी भाई छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ठीक है, चौथा देखो, बाल गवाल मतलब ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो चौथे का यहाँ पर होगा कि ये छठा, ये सब सखा मतलब दोस्त मित्र मुझसे बैर रखते हैं। ठीक है, और इन्होंने माखन हठपूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो, कि माता तुम तो बहुत भोली हो, इनके कहने में कैसे आ गई, मतलब इन पर कैसे विश्वास कर लिया। ठीक है, इसका होगा पांचवे का तीसरा, माता तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में कैसे आ गई। छठा, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जाने प्रायो जायो। ठीक है, जे मतलब हृदय में, मन में, तो आपके मन में कुछ भेद उत्पन्न हो गया है कि तुमने मुझे प्राय समझ लिया है। तो इसका छठे का होगा दूसरा, तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे प्राय समझ लिया। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से आप मिलान करोगे। आगे देखो पाठ से आगे, मैया मैं नहीं माखन खायो। यह श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ जाता है कि यह कार्य हमने नहीं किया है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने? आपने अपने बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, उस घटना के बारे में लिखो। कोई बच्चों आपको जैसे श्री कृष्ण जी को माखन खाते हुए पकड़ लिया, ऐसे ही आपको कभी आपके माता पिता ने या किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने या कभी अध्यापक ने ऐसे पकड़ा हो और आपने इस तरह के उल्टे सीधे तर्क दिए हो, तो वो कहानी लिखनी है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, कब पकड़ा, किसने, किसके सामने, और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आपने अपने बचने के लिए तर्क दिए। जैसे कभी आपकी कक्षा में मुभाषा हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो अपने आप को बचाने के लिए आप तर्क देने लगते हो उल्टे सीधे। ठीक है, तो इस तरह का आपको वो वाक्य लिखना है। उदाहरण आपको बेटा समझ में आ गया कि ठीक है, या आपके घर में छोटे भाई बहन है या आप कोई भी है, तो आप उनसे कोई चीज़ आप खाना खा ले, मतलब कुछ चीज़ चुरा कर खा लेते हो, तो अपने भाई बहन के नाम लगा देते हो, तो इस पर भी आपको बचने के लिए आप उन्हें तर्क दे रहे हैं। या कोई ऐसी चीज़ है जो टूट जाती है, तो आप किसी और के नाम लगा देते हो और बचने के लिए आप अपने आप तर्क देते हो। तो ये सब चीज़ें आप उस घटना के रूप में लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, आगे देखो, घर की वस्तुएं, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। छीका घर की एक ऐसी वस्तु है जो सैकड़ों वर्षों से भारत में उपयोग में ला जा रहा है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं जी बेटा, ये छीका है, ये वाला। तो इसे ना
घर में लटका दिया जाता है कुत्ते बिल्ली से बचने के लिए। इसमें कुछ सामान रख दिया जाता है जिससे कुत्ते उनसे दूर रखा सके या उन्हें खराब ना कर सके या वो खा ना सके कुत्ते बिल्ली, ठीक है। तो इसे किसी घर की छत में लटका दिया जाता है या किसी खूंटी पर टांग दिया जाता है। तो ये रस्सी का बना हुआ होता है ये रहा, ठीक है, एक जाल के रूप में। आप देखो नीचे कुछ और घरेलू वस्तुएं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? कुछ चित्र होंगे, अब उनमें आपको बताने हैं उन्हें क्या कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखिए उनके नाम। किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई आए तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो देखते हैं बेटा कौन कौन से चित्र हैं। देखो पहला ये रहा, ये आपके चित्र दिए गए हैं। तो बेटा पहला ये है आपका मटका, ठीक है, तो आप इसे प्रेस बोलते हो, ठीक है, और स्त्री बोल देते हो, ठीक है, प्रेस हिंदी में, ठीक है। आपको उत्तर भारत में इसको एक से चौपाया भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिलाई मशीन हो गई, ठीक है बच्चों। ये चारपाई होगी और इसे उत्तर भारत में गाँव में खाट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये हो गया बेटा मर्तबान, ठीक है, इसे बोलते हैं छाजन या छाछ बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है बच्चों। इसे सिलबट्टा बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखो इसे हाथ चक्की बोल देते हैं, ठीक है। इस पे हाथ से चक्की से गेहूँ बाजरा पीसा जाता है, ठीक है ना, मक्का हाथ से। इसे बीजना बोल देते हैं बच्चों, इसे बीजना कहते हैं, ठीक है, बीजना और पंखा, ठीक है, इसे रही कहते हैं, ठीक है, इसे छलनी बोलते हैं, ठीक है, इसे कटोरा दान बोलते हैं जिसमें रोटी रखी जाती है, ठीक है ना बच्चों। इसे ओखली बोलते हैं, ठीक है, इसे मथनी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम जिसे घी निकालते हैं ना वो मथनी। आगे देखो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। दूध से दही माखन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। ये अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों, इंटरनेट आदि के साथ दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो आपको सिर्फ प्रक्रिया लिखनी है। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले गाय हरा चारा खाती हैं, फिर ठीक है वो उनसे है ना मनुष्य दूध धोता है, दूध धोना मतलब दूध निकालता है गायों से, ठीक है। फिर दूध निकाल कर एक मटके में उसे गर्म कर दिया जाता है, आँच पर रख दिया जाता है, आग पर, ठीक है, आँच या आग जो भी आप कहते हो। और फिर उसे मटके को बाहर मतलब आँच से उठाकर एक जगह रख दिया जाता है, ठीक है, जब तक वो थोड़ा ठंडा ना हो जाए, ठीक है। तो फिर उसे रहा जाता है, ठीक है। कुछ गांव में भी उसे जैसे बिलोना बोल देते हैं, बिलोते हैं, ठीक है। तो मथनी में मथा जाता है दूध को, ठीक है। फिर मथनी से उसमें क्या करते हैं, फिर मक्खन मथते उसमें मक्खन निकल आता है, ठीक है। फिर मक्खन और छाछ को अलग कर देते हैं, ठीक है। मक्खन अलग कर दिया, फिर
छाछ अलग कर देते हैं। फिर जब वो मक्खन होता है उसको फिर आँच पे दोबारा से आग पे रखते हैं, पकाते हैं जब तक वो घी का रूप धारण ना कर ले, जिससे वो पूर्ण रूप से घी बन जाए। फिर उसे एक डब्बे में कर कर रख देते हैं। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी इस विधि को लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो, समय का माप। 4 पैर बंसीवट भटक्यो, साँझ परे घर आयो काप। पैर और साँझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। उदाहरण के लिए अपने संकेत दे रखे, कल, ऋतु, वर्षा, पखवाड़ा, दशक, बेला, अवधि आदि। तो उस समय के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं हमें लिखने हैं। जैसे हम लिख सकते हैं परसों, पल, क्षण। ठीक है, अच्छा, आज, ठीक है, रात, दिन, ठीक है, दोपहर, शाम और प्रातः। ठीक है, प्रातः हो गया, साप्ताहिक, मासिक, ठीक है, पाक्षिक, वार्षिक। ठीक है बच्चों, ठीक है, त्रैमासिक। इस तरह से हम, या फिर अभी, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो, खा। श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? तो श्री कृष्ण जी ने 4 पहर गाय चराने की बात की है। तो एक पहर होता है बेटे, एक पहर कितने, 3 घंटे का होता है। ठीक है, ठीक है, टोटल उन्होंने 4 पैर की बात की है, तो 10 से 12 घंटे। ठीक है, वो एक दिन में 10 से 12 घंटे गाय चराते थे। तो आपको मैं पैर के बारे में बता देता हूँ। एक पैर में 3 घंटे होते हैं। ठीक है, और भारतीय समय मापन में एक दिन में 8 पैर, टोटल 8 पैर होते हैं। तो इसलिए 24 घंटे में दिन रात में प्रत्येक पैर 3 घंटे का होता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि भारतीय समय मापन के अनुसार दिन के एक पैर का पहला पैर सूर्योदय के समय से शुरू होता है। सूर्योदय मतलब होता है 6 बजे से, और 6 बजे के आसपास सुबह सुबह। तो सूर्योदय का समय मौसम और स्थान के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन सामान्यतः यह लगभग सुबह 6 बजे से माना जाता है। इसलिए पहले पैर का प्रारंभ सामान्य रूप से 6 बजे के आसपास होता है और यह लगभग 9 बजे तक चलता है। ठीक है बच्चों, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न। मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चराकर लौटे। वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे? तो सुबह वो शाम को 6 बजे लौटे, तो वो 6 बजे के आसपास, ठीक है, 6 बजे या 6-7 बजे के आसपास गाय चराने चले गए होंगे सुबह सुबह। ठीक है, और वो शाम को 6 बजे लौटेंगे। 4 पैर की बात की गई है, तो आपको बताया कि टोटल दिन रात को मिलाकर 8 पैर होते हैं। ठीक है, आगे देखो, दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय। जब दूसरे पैर की समाप्ति होती है और तीसरे पैर का प्रारंभ होता है, यह लगभग 12 बजे का समय होता है। जब सूर्य सिर पर आ जाता है, ठीक है, बताइए दिन के पहले पैर का प्रारंभ लगभग कितने बजे से होता है? तो इसमें दिन के पहले पैर का आरंभ सुबह 6 बजे के आसपास से होता है। ठीक है, जैसे आपको अभी बताया था। ठीक है, आसपास से। आगे देखो बच्चों, हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे। उनकी विशेष क्षमता थी कि उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि
हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं, विचार कीजिए और लिखिए। जैसे आपकी क्या विशेष क्षमता है? आपकी विशेष क्षमता की दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना, ठीक है, जो ज़रूरतमंद है, ठीक है। आपके किसी प्रयोजन की, जैसे आपकी माता की, आपको माता की आपको अच्छी तरह से समझाती है, अच्छी तरह से समझाना। तो सही गलत के बारे में सही तरह से बताना, ठीक। आपके शिक्षक की आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका विवरण, उसको अच्छी तरह से समझाना, ठीक है। आपके शिक्षक की क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। पाठ को सही तरह से समझाना। आपके मित्र की सच्ची दोस्ती निभाना, ठीक है। जब मुसीबत पड़ने पर साथ देना, ठीक है। एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? जैसे आप किसी की मदद करनी हो, अब यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, तो आप कैसे उनकी सहायता करेंगे? पहला, एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे कुछ पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे उसकी मदद करेंगे? उसको अच्छी तरह से समझाना, ठीक है। आगे देखो दूसरा, एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता, मतलब ब्लाइंड है, ठीक है। तो आप उसको पाठ पढ़ाकर सुनाएंगे, ठीक है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे वह समझ सके, ठीक है। उसे पढ़कर समझाना। आगे देखो तीसरा, एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो उसे आप कैसे, तो आप उससे धीरे धीरे अभ्यास करने के लिए बोलेंगे, जिससे वो अच्छी तरह से भाषण दे सके, अभ्यास करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। उसकी मदद कर सकेंगे, ठीक है। एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो उसे बार बार अभ्यास करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। बार बार अभ्यास करे, जिससे वो फ्लुएंसी से बोल सके, लगातार बोल सके, रुक कर ना बोले, ठीक है। उसकी आप आत्मविश्वास बढ़ाओगे, ठीक। दूसरा, एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो आप क्या करोगे? तो आप उसका आत्मविश्वास बढ़ाओगे, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ाओगे और उसके साथ धीरे धीरे दौड़ोगे, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े और वह भी दौड़ सके। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, उसकी कैसे मदद करोगे? उसे लिखकर समझाएंगे, लिखकर, ठीक है। उसकी लिखकर समझाएंगे, मदद करेंगे। इस तरह से आप मदद कर सकते हो, ठीक। आगे देखो आज की पहेली। दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दिए गए शब्द पहले में उनके नाम के पहले अक्षर दे दिए गए हैं, नाम पूरा कीजिए। अब यहाँ पर ये चित्र दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये अब इनके आपको नाम बताने हैं। पहली से ये आपको दे रखी है ना, इसमें लिखने हैं। पहले में क्या आ जाएगा बच्चों? ये पहले में आ जाएगा खोया, ठीक है। ये पहला हो गया खोया। दूसरे में आ जाएगा बच्चों
दही, ये दूसरा दही। ठीक है, तीसरे में आ जाएगा मलाई। ठीक है, चौथे में आ जाएगा मिठाई। बन गया ना इस तरह से, ये खोया बन गया है, ये दही बन गई है, ये मलाई बन गई है, और इस तरह से मिठाई बन गया है। आगे देखो तीसरा पनीर। ठीक है, चौथा छाछ, पांचवा छठा। ठीक, फिर यहाँ पर लस्सी। ठीक है बच्चों, शरबत। ठीक है, शरबत हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों मक्खन, ना, यहाँ पर मक्खन बन जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आइसक्रीम, आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, ये शरबत हो गया, ये पनीर हो गया, ये छाछ हो गई, ये लस्सी हो गई। ठीक है, ये मक्खन हो गया, और ये आइसक्रीम हो गई। ठीक है, एक यहाँ पर भी घी भी है। ठीक है, ये घी। हाँ, ये सारे के सारे ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये बनी हुई है। खोजबीन, सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजे व पढ़े। आपका अगर आपके पास समय है तो सूरदास द्वारा रचित कोई भी और दोहा पद आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी की उच्च शिक्षक की या अपने माता पिता की इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आए होगा, ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये पाठ समझ में आया तो आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा जरूर करें। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। आपको बस ये छोटा सा सपोर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।